पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में फिर डिफरेंशिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। इसके बारे में हम पहले भी अपने आईटीएफ जो चैप्टर था उसमें थोड़ी सी बातें हमने की थी कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिबिलिटी क्या होती है। जैसा कि इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लगातार। मतलब जो ऐसा फंक्शन जो लगातार चलता रहे, कहीं ब्रेक ना हो, कहीं टूटे नहीं, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और जो फंक्शन कहीं पर जाके ब्रेक हो गया, कहीं पर टूट गया, किसी पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आ रही है मेरी? तो हम दो तरह के फंक्शन पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन हमारा एनसीईआरटी में भी है। डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सब हम जेई लेवल का करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को करने के पहले हमें लिमिट्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी हमने 11th क्लास में लिमिट्स में पढ़ा हुआ है उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिमिट्स में जो जो फार्मूले, जो जो हमने नए नए कॉन्सेप्ट पढ़े वो सब कंटिन्यूटी में फिर से यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है कि लिमिट्स को आप अच्छे से तैयार रखें अपने साथ। ठीक है, लिमिट्स के नोट्स को रखें, उनको रिवाइज करें, तभी कंटिन्यूटी जो है आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक मेरी? अभी तो हम ये कॉन्टिन्यूटी कर रहे हैं ना, तो अभी कॉन्टिन्यूटी में जो है पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है लिख लेते हैं, फिर अभी बताता हूँ क्या होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो x इक्वल टू ए पे अगर हम कॉन्टिन्यूअस करते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे उसमें कोई होल नहीं आया, कहीं पर कोई गैप नहीं आया, और ना ही कहीं पर कोई जंप आया है। एक ऐसा फंक्शन जो कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, हमने हमने अपने पेन को रखा पेपर पर, और अगर हमने पेन से उस पेपर पे ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो कहीं भी पेन को लिफ्ट नहीं कराया, कहीं भी पेन को उठाया नहीं हो, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? जैसे भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उससे भी क्लियरिटी हो जाएगी। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस लिख लेते हैं। If the function is continuous at x equal to a, then the graph of the function y equal to fx is unbroken at x equal to a, and there are no holes, no gaps, और no jump। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है तो वो फंक्शन कहीं पर भी टूटा नहीं होना चाहिए, ना तो उसमें कहीं कोई होल आना चाहिए, ना ही कोई गैप आना चाहिए, और ना ही वो फंक्शन कहीं पर जंप करना चाहिए। तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू ए। ठीक है, या फिर हम नॉर्मल में क्या बोल सकते हैं कि अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन A continuous function is a function whose graph can be drawn without lifting the pen.
विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? अब जैसे मान लो कि हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, जरा हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। तो जैसे पहला ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया, x इक्वल टू ए पे बात हो रही है हमारी, तो ये x इक्वल टू ए कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हॉलो सर्कल हो गया। देखो कॉन्टिन्यूटी जब भी हमें चेक करनी होगी तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तीन तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, मतलब तीन टाइप के केसेस बन सकते हैं। पहला केस जो होगा, थ्री टाइप से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कौन कौन से टाइप होंगे? पहला टाइप होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना। नंबर वन क्या होगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हमको दिया होगा, जैसे कहेगा कि भाई x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, इस पे चेक करिए। दूसरा जो होगा वो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का होगा ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब सब लोग जानते हैं कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए ओपन इंटरवल में कह दिया कि a कॉमा बी, तो इसका मतलब ना तो a पे चेक करना है और ना ही b पे चेक करना है। a से b के मिड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में हमको चेक करना है। और तीसरा क्वेश्चन होगा क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, a और b पर भी चेक करना है और साथ में a और b के मिड के जितने पॉइंट्स हैं उन पे भी चेक करना है। तो इस तरीके के केसेस हमको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया ये फिगर, और इसमें कह रहा है कि बताइए कि ये क्या ये कॉन्टिन्यूअस है क्या। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को जब भी हम कॉन्टिन्यूटी देखेंगे तो हम अपने पेन को यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से देखो हमने चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ से यहाँ तक आए, फिर अचानक से हमको उठना पड़ा ना, यहाँ पर पेन को उठाना पड़ा ना यहाँ से, तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है? तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू ए पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट देखो जरा, ये भी क्या डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ तक गए, फिर यहाँ पर एक हॉलो सर्कल आया, फिर यहाँ पर आए और ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। x इक्वल टू ए पे हमको चेक करना है, क्या ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो हम बोलेंगे यस ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। हाँ, अगर मान लिया हमने इस टाइप से ग्राफ बना दिया ये, और यहाँ पर ऐसे गए और यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया x इक्वल टू ए की। इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे होंगे, इस तरह के ग्राफ हमने 10 में देखे थे, 10 थीटा में कुछ इस तरीके की जो टेंजेंट बनती थी, जिनको हम बोलते थे एजिम्पटोट्स हैं, जो इन्फिनिटी पे जाके टच करते हैं। तो ये अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्या ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लिफ्ट करना पड़ेगा पेन पेपर से। अगर मैं इस टाइप का डायग्राम बना दूँ ये, तो क्या ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है? देखना जरा, यहाँ पर ये आए, यहाँ पर आए और ये यहाँ पर आए, लेकिन इस पॉइंट पे ये पॉइंट मिल रहा है हमको, यहाँ पर डार्क हो गया और ये x इक्वल टू ए पॉइंट, तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इस टाइप के जितने भी बनेंगे वो सारे क्या हो गए? डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अच्छा जरा इसको देखो, क्या ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है? ये x इक्वल टू ए पॉइंट है और ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया, क्या ये डिसकॉन्टिन्यूअस है? y इक्वल टू एफ एक्स, हाँ ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू ए पर, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पेन को लिफ्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी इसका एक मैथमेटिकल अप्रोच भी है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है, वो अभी हम लिख लेंगे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होने चाहिए। जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो याद होगा आपको कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। जैसे x इक्वल टू ए पे ले रहे हैं तो x a के थोड़ा सा पहले जाएंगे और a के थोड़ा सा बाद में जाएंगे,
तो जो लेफ्ट में होगा वो पहले हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो बाद में होगा राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट्स के बारे में क्या हमें याद रखना है कि कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मैं यहाँ पे फिर से ये पॉइंट लिख देता हूँ कि एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट क्या होती है, एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट, ये थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ कि एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट क्या होती है, इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कह देते हैं कि इस पॉइंट पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा x इक्वल टू है, यहाँ पर ये x इक्वल टू है, तो इसके हम थोड़ा सा पहले जाते हैं और इसके ही थोड़ा सा बाद नेबरहुड पॉइंट में जाते हैं, बहुत दूर हम दिखा रहे हैं लेकिन ये डिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। h डिस्टेंस थोड़ा पहले जाते हैं और ये h डिस्टेंस बहुत कम होती है, टेंडिंग टू जीरो अप्रॉक्स होती है ना। h जो होता है वो बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन अब बहुत छोटा सा पॉइंट तो हम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट होगा, इस पे जब चेक करोगे तो ये वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा a प्लस एच, और इसके थोड़ा सा पहले जब आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, a माइनस एच। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड x के थोड़ा सा पहले a पॉइंट पे ले रहे हैं, x इक्वल टू a पे जब हम चेक कर रहे हैं तो a के थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राइट हैंड लिमिट, और a के थोड़ा पीछे आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, कि ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। इसको ऐसे डिनोट करते थे, या तो हम इसको ऐसे भी लिखते थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। एक्स का मतलब ही है कि हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू ए पर हमने, ए प्लस का मतलब ही है कि हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, ए प्लस एच लिख दिया राइट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ए के थोड़ा पहले गए, या फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता था, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? तो कुछ याद आया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते थे, और अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होती थी, और यहाँ पर ये भी लिखना जरूरी है कि वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई, तब भी हम कह देते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी वो है एग्जिस्ट कर रही है। तो नहीं, एग्जिस्टेंसी के लिए भी हमको ये ध्यान रखना है, जैसे अभी कॉन्टिन्यूटी में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई जो है वो कब एग्जिस्ट करती है लिमिट, कोई फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल हो, लेकिन उनकी वैल्यू भी जो है वो फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी वैल्यू आए जो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात, एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट याद आ गई? ओके। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे डिसकॉन्टिन्यूटी के चेक करनी है, किस तरीके से इसका यूज करें, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जैसे अभी हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, अब कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखे, हमने डायरेक्ट भी देख के बता दिया है, लेकिन वहाँ पर अगर ये जो हम कंडीशन लिखने जा रहे हैं, अगर इससे भी देखोगे तो भी पता चल जाएगा। खैर इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो हम डायरेक्ट देख के ही बता रहे थे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है, जब हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब ग्राफ दिया होगा तब तो हम इजीली पता कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में दिया होगा कि एफ एक्स की वैल्यू ये है, अब आप इसमें एक्स इक्वल टू ए पे चेक करिए, तो उसमें भी तो हमें ग्राफ दिया नहीं होगा, उसमें फंक्शन दिया होगा। तो अगर हमें फंक्शन दिया होगा तो हम कैसे चेक करेंगे, हम उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए निकालेंगे। और अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो गई और फाइनाइट हो गई, तो फिर हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लिख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है और यही पूरे चैप्टर में चलने वाला है। अ फंक्शन एफ एक्स, function y equal to fx is said to be continuous
A function y equal to fx said to be continuous at x equal to a if right hand limit equal to left hand limit. क्या होगी कंडीशन? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, और ये सारी वैल्यू जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी बातें हो रही हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं और फाइनाइट आ रही है, तो इसका मतलब तब फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो अब हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो जानते ही निकालना, अब हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालनी पड़ेगी और इन तीनों को इक्वल करके दिखाना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते थे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बोलते थे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब जो भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा वहाँ पर x इक्वल टू ए पुट कर देंगे, और ये तो फाइनाइट क्वांटिटी है, ये फाइनाइट क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख लिया कि राइट हैंड लिमिट ये हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये हो गई। क्लियर हो रही है बात ये भी? फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब ये है कि कोई ऐसी वैल्यू आए जो हमें पता हो, जैसे 10 आ गई, 20 आ गई, 19 आ गई, 11 आ गई, कोई ऐसी फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, बस कोई ऐसी वैल्यू हो जो हमें पता हो, जिसके बारे में हमको आइडिया हो। 1000 आ गई, लैक्स आ गई, करोड़ आ गई, कुछ भी आ गई, फाइनाइट क्वांटिटी जिसको गिना जा सके वो फाइनाइट, और जिसको जो अनकाउंटेबल हो वो इनफाइनाइट। सारी बात समझ में? हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइनाइट आना चाहिए, तब हम उसको बोल देंगे कि भाई ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, कि राइट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए, और ये हो गई फाइनाइट क्वांटिटी। तीनों एक ही चीज़ें लिखी हुई है, तो जो 3 बार हमने लिखा ये तीनों एक ही है, कुछ अलग तो नहीं लग रहा है इन तीनों में, वही सेम बार बार लिख रहा है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया कि राइट हैंड लिमिट को कई सारी बुक्स में ऐसे लिखा होगा, कई सारी बुक्स में ऐसे लिखा होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब ही है कि x में a के आगे निकल गए, a से थोड़ी h डिस्टेंस आगे निकले, तो आगे निकले तो राइट साइड में आगे निकले हैं तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ आ गए, a से कम आ गए तो a माइनस एच। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास नहीं, लिमिट्स में तो काफ़ी बड़ा था, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, लिमिट्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें सब रिपीट होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस उसी से बनते हैं, जेई लेवल के भी और एनसीईआरटी लेवल के भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको एक बार आप जरूर देख लें। अब जैसे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? जैसे अभी हमने देखा कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तो अगर कोई फंक्शन, कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? कि क्या हम ऐसे बोलें कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? दोनों क्या सेम है कि दोनों डिफरेंट है कि दोनों ही ट्रू है? फिर से सुनना, कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ट्रू है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। कि नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ?
हाँ बिल्कुल सही है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के सिर्फ इक्वल हो रही है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ इक्वल आ रहा है, यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल आना चाहिए। भाई देखो, अगर हम ग्राफ देखें जो हमने अभी यहाँ कॉन्टिन्यूटी के लिए बनाया है, यहाँ पर मैं इसको फिर से एक बार नीचे प्लॉट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि आपने बोल दिया इसको कि हाँ भाई ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो क्यों बोल दिया, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर x इक्वल टू ए पर हम देखा, x इक्वल टू ए पर देखा तो वैल्यू वही आ रही है। उसके थोड़ा सा पहले, उसके थोड़ा सा आगे गए और उसके थोड़ा सा नेबरहुड पॉइंट में पीछे की तरफ आए तो ये हो गया a माइनस एच और ये हो गया a प्लस एच, और ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो अगर इक्वल आ रही हैं तो ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए फंक्शन में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों जब इक्वल होंगे और फाइनाइट क्वांटिटी होगी तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि इसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में हमेशा बात जो होगी वो हमेशा उसके डोमेन की बात होगी। एक बात और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी में जो भी बातें होंगी वो हमेशा उसके डोमेन की बातें होंगी। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है एक्स की सारी वैल्यू, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। यही तो हमने लिखा था रिलेशन फंक्शन में, जब हमने फंक्शन किया हुआ था तो वहाँ पर फंक्शन के बारे में जब किया था तो डोमेन और रेंज के ढेर सारे क्वेश्चन किए हुए थे। तो जो हम डोमेन निकालते थे ना, जो एक्स की वैल्यूज निकालते थे कि कहाँ पर फंक्शन जो है वो एक्स की वो सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता था उसको हम क्या बोलते थे कि वो डोमेन है। तो कॉन्टिन्यूटी में भी हम सिर्फ डोमेन के बारे में ही बात करेंगे कि उसी डोमेन पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, यही हमें चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी जो है जब भी हम बात करेंगे तो उसके डोमेन के अंदर वाले पॉइंट में ही, मतलब जो डोमेन के अंदर सारी एक्स की वैल्यूज आ रही होंगी उन्हीं पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। लिख लेते हैं इसको, कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज, continuity is always talk in the domain of the function, in the domain of the function जैसे मान लो कि f ऑफ x है, अब f ऑफ x है तो 1 अपॉन क्या बोलोगे, अगर x माइनस वन दिया हुआ है या 1 अपॉन x दिया हुआ है या 1 अपॉन कॉट x या बोल दो 10x दिया हुआ है, तो अब ये जो सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में कि नहीं होंगे? जो इनके डोमेन में पॉइंट्स आएंगे, जैसे इसका डोमेन क्या होगा जरा बताओ, इसका डोमेन देख के क्या होगा इसका डोमेन? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डोमेन जो है इसका क्या नहीं होगा, यहाँ पर हम अगर डोमेन को देखें तो x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है कोई फंक्शन हमारा, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो है अगर हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वन की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट इक्वल टू 1। तो इसका जो डोमेन है वो क्या कहलाएगा, डोमेन जो है वो x नॉट इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 छोड़ के बाकी सब तो हम बोल सकते हैं ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। तो जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ डोमेन में बात कर रहे हैं। मतलब अगर हमसे कोई कहेगा कि 1 पे चेक करो तो 1 पे हम बोलेंगे कि ये तो डिसकंटिन्यूअस है।
अगर हमसे कहा जाए कि x इक्वल टू 1 पे चेक करो तो x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में क्या आ गया 0। तो डिसकंटिन्यूटी में हमें जब भी वो कहेगा ना कि डिसकंटिन्यूटी बताओ इसकी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हम q नॉट इक्वल टू 0 करते थे ना, अब हम क्या करेंगे q इक्वल टू 0 करके डिसकंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होगा, जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अभी तक हम अवॉइड करते थे कि q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। यही तो होगा इसका डोमेन। x इक्वल टू 1/x-1, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें इन दोनों के बारे में, जैसे अभी हमने बात किया, तो इन दोनों के बारे में अगर हम लिखें, क्या ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। 1/x-1, 1/x, और अगर ये 10x है तो ये फंक्शन जो है आर ऑल कॉन्टिन्यूस, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पर, अपने डोमेन में, क्योंकि डोमेन में ये सब आएगा ही नहीं भाई, डोमेन में x इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं, डोमेन में x इक्वल टू 1 इसके लिए तो आएगा नहीं, यहाँ x इक्वल टू 1 नहीं आएगा, यहाँ x इक्वल टू 0 नहीं आएगा, और 10x में कोई भी ऑड मल्टीपल नहीं आएगा। आर कॉन्टिन्यूस अपने डोमेन में ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होंगे। अगर कह दिया जाए कि हाँ भाई ये जो x, ये जो 1/x-1 है, इसको अगर कहा जाए ये 1/x-1 एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको क्या बोलोगे कि ये जो है डिसकॉन्टिन्यूस है। कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, एट x इक्वल टू 1 पर। हाँ, जहाँ पर ये x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, जैसे ये 1/x है, ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, x इक्वल टू 0 पर। और अगर एफ एक्स इक्वल टू 10x है, तो एफ एक्स इक्वल टू 10x कहाँ पर मिल जाएगा, जो ये 10x है, इस डस, हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, जितने भी ऑड मल्टीपल है पाई/2 के, उन पे वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देख लेना है कि जब भी हम कभी कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो इसका मतलब हम हमेशा उसके डोमेन के अंदर के पॉइंट्स को ही लेके हम चेक करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डोमेन के अंदर के ही जो एक्स है उनके बारे में बात हो रही है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब जरा एक दो क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर याद आएंगी चीज़ें कि हमने ये सब किया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल ही है, उसमें मिलेगा तुम्हें अपने बुक में एनसीईआरटी में। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, एक्स नॉट इक्वल टू 4, और दूसरा है k x इक्वल टू 4 इज कॉन्टिन्यूस at x equal to 4, then the value of k is, k की वैल्यू बतानी है क्या होगी, क्या करना चाहिए हमको। यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है, अभी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना भी सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर तो बोल दिया गया कि कॉन्टिन्यूस है, तो अगर उसने बोल दिया कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब उसने बता दिया कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम पहले इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, एक्स नॉट इक्वल टू 4 पर, और यहाँ पर आ जाएगा के, और यहाँ एक्स इक्वल टू 4 पर। ये एक्स माइनस 4 कट हो गया। तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, y इक्वल टू जो एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 4, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 4 तीनों इक्वल है। तो अब जरा बताओ राइट हैंड लिमिट क्या आएगी। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच।
यही तो होता है। ए की जगह पे क्या है यहाँ पर, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, x इक्वल टू ए पे चेक करते थे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 4 प्लस एच। 4 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन कंसीडर करोगे, पहला वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला तो x इक्वल टू 4 के लिए है ना, नीचे वाला जो है वो x इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 4 के लिए है। 4 प्लस एच यानी 4 से कुछ बड़ा, 4 में कुछ पॉइंट ऐड हो रहा है, तो 4 से बड़े के लिए फंक्शन ऊपर वाला ही होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि x नॉट इक्वल टू 4, तो चाहे 4 से बड़ा हो या 4 से छोटा हो, दोनों में यही फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो एफ एक्स है वो हम क्या कंसीडर करेंगे, x प्लस 4। तो अब हमें एफ ऑफ 4 प्लस एच चाहिए, यानी x की जगह पे क्या रखना है, 4 प्लस एच। तो x की जगह पे हमने रख दिया 4 प्लस एच प्लस 4, यानी कितना हो गया, 8 प्लस एच। तो कितना बन जाएगा ये, 4 प्लस एच प्लस 4, तो ये बन गया 8 प्लस एच। और फिर हमने जब इसमें लिमिट ले लिया, टेकिंग लिमिट, तो जब लिमिट ले लोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, लिमिट लेने के बाद क्या हो जाएगा, h की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि h तो 0 हो गया। तो राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, ये तो मैं याद करा रहा हूँ। वैसे तो आंसर हमारा k इक्वल टू 8 हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन अभी हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी सीख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, यानी कि 4 माइनस एच। 4 से कम के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, यही फंक्शन होगा 4 से कम के लिए भी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अभी भी हम क्या लेंगे, एक्स प्लस 4। तो x की जगह पे 4 माइनस एच रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 माइनस एच प्लस 4। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 8 माइनस एच, और फिर h की जगह पे 0 रख दो, टेकिंग लिमिट h इक्वल टू 0, मतलब h टेंडिंग टू 0 बोलते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा ये 8, राइट हैंड लिमिट भी आ गई 8, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आ गई। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 4 पे क्या दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू देखो, x इक्वल टू एग्जैक्ट 4 पे वैल्यू क्या दी हुई है, ये यहाँ पर देखें अगर हम ध्यान से, तो x इक्वल टू 4 पे बात करो एफ एक्स की, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, k है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 4 यानी f ऑफ 4 के बारे में जब आप बात करोगे तो ये आ जाएगा k। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 4, ये तीनों इक्वल है, तो 8 इक्वल टू 8 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 8, जो कि एक लाइन का था। ये सब लिखने का मेथड है ये पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी लेवल के लिए। पता है हमें क्या करना चाहिए था, सीधे एक लाइन में आंसर दे देते। यहीं पर जो k था ना, ये तो k ही है, यही x इक्वल टू 4 उठा के यहाँ पे रख देते, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाता है, 8। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। ये लिखने का मेथड है आपके बोर्ड लेवल के लिए, कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल के दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल के दिखाएंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे, ये पूरा लिखेंगे। और फिर लिखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए तीनों इक्वल हो गए, देन हमने इक्वल किया तब k की वैल्यू निकाली। ऑब्जेक्टिव में एक लाइन में सीधे आंसर, जो राइट, हमने आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में सब ये सब दिखाना पड़ता है, लेकिन हम चाहें तो एक लाइन में सीधे बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट, सीधे वही वैल्यू x इक्वल टू 4 रख के देख लेते हैं, वही आती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। क्लियर हो रही है बात, कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? चलो अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, वो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये दूसरे के फंक्शन दिए हुए हैं, और ये कह रहा है x लेस देन 2 पे है, और ये कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे है। एट x इक्वल टू 2 पर चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। चलो चेक करो और बताओ कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है।
हो रहा है चेक? समझ में आ रहा कि नहीं? ओके। हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों निकालेंगे। तो देखो, एक तो मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूँ सीधे आंसर देखने के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तुम x की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, कितना आएगा? 2 + 2 4। यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आएगा? 0। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ऑब्जेक्टिव में सीधे आंसर लिखा डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए मुझे बोर्ड लेवल का सीखना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है, तो 2 प्लस h हो गया। 2 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, जरा देख के बताओ जल्दी से। 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 2 से बड़ा, 2 में कुछ ऐड हो रहा मतलब 2 से बड़ा, तो एफ एक्स ऊपर वाला लेना चाहिए कि नीचे वाला, कौन सा ले लो? तो नीचे वाले में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 2 प्लस एक्स है, बट मुझे तो एफ ऑफ 2 प्लस एच चाहिए। तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 2 प्लस एच से। तो x की जगह पे मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? 2 प्लस एच से। तो ये बन गया 4 प्लस एच, तो यही यहाँ पे रख दिया 2 प्लस एच, तो 4 प्लस एच। और जैसे ही h की जगह 0 रख दिया टेकिंग लिमिट, और h की जगह पे 0 रख दिया, तो जैसे ही h की जगह पे 0 रखोगे तो 2 + 2 क्या बन जाएगा? ये 4। देखो डायरेक्ट भी 4 आया था कि नहीं आया था? तो क्यों, ये इसमें क्या चेंजेस क्या, हम टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, लगभग बहुत छोटी सी वैल्यू ले रहा है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच पे देख रहा है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा? 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हमें क्या, किससे रिप्लेस करना है? 2 माइनस एच से। तो जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ हमने 2 माइनस एच रख दिया, तो 2 माइनस 2 प्लस एच, तो 2 से 2 गया, तो ये कितना बचा यहाँ पे? 0 हो गया, और h की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये बन गया 2 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस एच, और h की जगह जैसे ही 0 रखा टेकिंग लिमिट, और जैसे लिमिट आपने ले लिया h की जगह 0 रख दिया, तो आंसर क्या मिल गया? 0। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकलता है बताओ? वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम, x की जगह पे क्या रख देते हैं? 2। तो एफ ऑफ 2 के लिए कौन सा है? तो ये लिखा हुआ है कि इक्वल टू 2 के लिए भी हमें फंक्शन कौन सा लेना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे भी x की जगह पे 2 पुट कर दो, तो 2 + 2 यानी कि कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो हम लिखेंगे कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम कैसे बोल दें यहाँ पे? और यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन था वो एफ ऑफ 2 था, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? एक लाइन में जो कैलकुलेशन है वो भी समझ में आ रहा है? अपनी एनसीईआरटी की बुक ले लो और उसमें एक्सरसाइज 5.1 देखो, बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन है एक, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5x माइनस 3 गिवन है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करो, -3 पे चेक करो, 5 पे चेक करो, इस पे चेक करके बताना है।
क्या चेक करूं इसमें? इसमें तो बहुत इजी है, फंक्शन ही चेंज नहीं हो रहा। देखो ना, अभी तक तो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें फंक्शन दो दो दिए हुए थे, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर एक ही फंक्शन है। तो एक ही फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए भी यही फंक्शन। बार बार x की जगह पे 0 रख देना है, तो 5 इंटू 0 0 हो गया -3। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों -3 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? और वैसे भी ये एक लाइन है, कुछ काम तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा कि अगर ये एक लाइन है तो कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी शो ही नहीं करेगी। कोई लाइन है तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस ही तो होने वाले, इसीलिए इन्होंने बोला है कि एक लाइन है, उसको आपको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो हो जाएगा ये कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। करने का मेथड मैंने 2-3 क्वेश्चन में बता दिया आपको कैसे करना है। यहाँ पर भी एक और देखो बता देता हूँ, एफ ऑफ जैसे 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच का मतलब फंक्शन तो यही लेना है, एक्स की जगह पे 0 प्लस एच से रिप्लेस कर देना है, और -3, और फिर टेकिंग लिमिट, लिमिट जैसे ही ले लेंगे तो h की जगह पे 0 रख दिया हमने, तो 5 इंटू 0 0, तो ये -3। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 इंटू 0 माइनस एच -3, फिर यहाँ h की जगह पे 0 रख दिया तो फिर -3। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 0 -3, तो ये भी -3। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल आ गए। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो इसमें और आ जाते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन में जिसमें मॉड वॉड दिया रहता है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें बताओ, चेक करो। पहली बात तो पहला काम ये करना है हमको कि मॉड दिख गया हमको, तो हम क्या करेंगे, मॉड पहले हटाएंगे। तो मॉड कैसे हटता है? एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ती है, एक बार लेस देन 0 लेनी पड़ती है, और इक्वल टू 0 की तो टेंशन ही नहीं, 0 दिया हुआ है। ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा? +1, लेफ्ट हैंड लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा? -1 होगा कि नहीं? एक बार प्लस एक्स अपॉन एक्स आएगा, एक बार माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा, तो ये तो x अपॉन एक्स 1 दे देगा, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने, मॉड x प्लस एक्स देता है जब x ग्रेटर देन 0 है, और माइनस एक्स देता है जब x लेस देन 0 है। अब तुम यहीं पे देख के बता दो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? एक राइट पे आ रहा +1, लेफ्ट पे आ रहा -1, और यहाँ पर 0 दे रहा। और ये फंक्शन वैसे अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है कौन सा फंक्शन? कुछ याद है ये कौन सा फंक्शन है? किसका फॉर्मूला होता है ये मॉड x अपॉन एक्स? और ये +1 देता है, वैल्यू -1 देता है। फंक्शन की सिर्फ 3 ही वैल्यू आ रही, रेंज यही आ रही, +1 -1 0। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो 1, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो 0। इसको हम बोलते हैं ये है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता है जिसका फॉर्मूला होता है मॉड x अपॉन एक्स, अगर x नॉट इक्वल टू 0। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है वो x इक्वल टू 0 पे जो है, इस सिग्नम फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको याद होगा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। वैसे ये सारी बातें हमने रिलेशन फंक्शन में की हुई है। तो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो 0 पे तो 0 देता है, 0 से बड़े के लिए ये यहाँ चला जाता है, और 0 से छोटे के लिए इधर आ जाता है। ये 1 के लिए, और ये -1, और ये 0 के लिए। तो x इक्वल टू 0 पे कहाँ दे रहा है? ये कॉन्टिन्यूटी होगी नहीं। हाँ, 0 से आगे बढ़ते जाओ, 0 से आगे आ जाओ, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूटी देगा, क्योंकि वहाँ पर तो कहीं ब्रेक हो ही नहीं रहा, सिर्फ ये फंक्शन 0 पर ही ब्रेक होता है। बात क्लियर हो रही है? तो इसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे वैसे ही हैं जैसे अभी हमने किए हुए। ठीक है,
एक क्वेश्चन ए और बी के रिलेशनशिप में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट, वो भी कर लेते हैं। देखो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसमें रिलेशनशिप कही जाएगी कि ए और बी में रिलेशन बनाइए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस वन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बी एक्स प्लस थ्री है। ये एक्स लेस देन और इक्वल टू थ्री के लिए, ये एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता तो जो इनइक्वालिटी में दिया उसी पॉइंट पे चेक करते हैं, और अगर पॉइंट दिया है तो अच्छी बात है। कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। बताओ एक्स इक्वल टू थ्री पे कह रहा है ये। तो ये जो अभी हमने के वाला क्वेश्चन किया था, याद है के वाला, उसमें क्या किया, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों को इक्वल कर दिया था। वही यहाँ पर भी हमको करना है। इसने बोला है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और तीनों को इक्वल कर देंगे। और देखो एक लाइन में आंसर सीधे मैं क्या बोल दूं, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है तो मुझे क्या करना चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, बोलो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मुझे क्या करना चाहिए, एक्स की जगह पे थ्री पुट कर देना चाहिए। ए इंटू थ्री प्लस वन इक्वल टू बी इंटू थ्री प्लस थ्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, या थ्री ए इक्वल टू क्या हो गया, थ्री बी प्लस टू। ए और बी में रिलेशन आ गया ये, या ए इक्वल टू बी प्लस टू बाई थ्री, ऐसे बना दिया ए और बी में रिलेशन। सीधे सीधे एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दी, बात खत्म। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव अप्रोच में करना है हमको, सब्जेक्टिव मेथड से करना है, तो फिर हमें सारा एक एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ किस पे चेक कर रहे हैं, थ्री पे, तो थ्री प्लस एच। थ्री से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लूँ, जल्दी बताओ, नीचे वाला कि ऊपर वाला फंक्शन। थ्री से बड़े के लिए थ्री में कुछ ऐड हो रहा, राइट हैंड लिमिट में जाना है। बी बी एक्स प्लस थ्री। तो अब हमें एफ ऑफ थ्री प्लस एच चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ क्या रख देंगे, थ्री प्लस एच और प्लस थ्री। तो यहाँ आ जाएगा बी इंटू थ्री प्लस एच और प्लस थ्री, और फिर एच की जगह पे ज़ीरो रख दिया। एच की जगह पे जैसे ही ज़ीरो रखा क्या मिल गया हमको, थ्री बी प्लस थ्री। तो देखो ये मिला था कि नहीं, थ्री बी प्लस थ्री। क्लियर हो रही है बात, थ्री बी प्लस थ्री मिल गया हमको। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ थ्री माइनस एच। तो एफ ऑफ थ्री माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला फंक्शन होगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या ले लेंगे अब, ए एक्स प्लस वन। यही तो है ना फंक्शन ऊपर वाला, ए एक्स प्लस वन। तो ए एक्स प्लस वन ले लिया, तो एफ ऑफ थ्री माइनस एच क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स की जगह थ्री माइनस एच प्लस वन, ए इंटू थ्री माइनस एच प्लस वन, और एच की जगह पे ज़ीरो रख दिया, टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लिया एच की जगह पे ज़ीरो रख दिया, तो क्या बन गया ये, ए इंटू थ्री प्लस वन। तो देखो थ्री ए प्लस वन बन गया कि नहीं। वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू किस पे ले रहे हैं, थ्री पर। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री पे एफ ऑफ थ्री की वैल्यू, एफ ऑफ थ्री क्या ले लें बताओ, इसी को देख के बताओ एफ ऑफ थ्री क्या लेना चाहिए। इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये इक्वालिटी लगी हुई है, ए एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस वन। तो अगर एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस वन लिया है, तो एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस वन। फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो ये आ गया, ऊपर वाले से क्या मिला था हमको, थ्री बी प्लस थ्री, थ्री बी प्लस थ्री इक्वल टू थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री ए प्लस वन। तो देखो वही वही लाइन बन गई कि नहीं, कि थ्री बी प्लस थ्री की वैल्यू थ्री ए प्लस वन, जो हमने एक लाइन में पहले अभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में यहीं पे डायरेक्ट कर दिया था। ये देखो ये लाइन,
तो ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। क्लियर हो रही है बात? और सब्जेक्टिव में हमें इस तरह करके दिखाना पड़ेगा। तो b इक्वल टू ए प्लस 2/3, प्रॉब्लम खत्म, आंसर आ गया, ए और बी में रिलेशन आ गया। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये भी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे इजी है, बहुत इजी है, जेई लेवल तो छोड़ो, इसको ही देख लो, उसी से पता चल जाएगा हमको। क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 1, दूसरा है 11x इक्वल टू 1 पर, और तीसरा है 5ax माइनस 2b एक्स लेस देन 1 पर, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट करना है, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू बतानी है क्या होगी। a इक्वल टू 3, ओके, और b इक्वल टू, चेक कर लेते हैं अभी। सबसे पहले हम अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या क्या रिलेशन बनेगा जरा बताओ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच, 3a और x की जगह पे हमने रख दिया 1 प्लस बी इक्वल टू 11, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, इन दोनों को बस सॉल्व कर देना है, तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6a प्लस 2b इक्वल टू 11 और 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। अच्छा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 22 हो गया, ओके। तो ये 2b कट हो गया, तो 6 और 5 11 है, इक्वल टू 33, तो a इक्वल टू 3 आ गया। a इक्वल टू 3 को हमने किसी इक्वेशन में पुट कर दिया, 3a प्लस बी इक्वल टू 11 है a की जगह पे, तो b इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू 2 हो गई, सीधे सीधे आंसर आ गया। और अगर हमें सब्जेक्टिव में करना हो तो भी क्या हम कर सकते हैं, कि कोई प्रॉब्लम आएगी बोलो। ये लिमिट का ही रिवीजन है ये, क्योंकि लिमिट में हमने सब यही किया हुआ है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो, और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को इक्वल करा देना है, बस कर लेंगे ये। तो बहुत इजी काम है, कर लेंगे। चलो अब जरा साइन कॉस वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें साइन कॉस आ जाता है, वो कैसे होते हैं। तो आपने लिमिट्स में याद होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के लिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, क्या होता था याद है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स हो, उसकी वैल्यू क्या होती थी 1। अब तो हमने इनवर्स भी पढ़ लिया, तो ये भी लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो, या एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स हो, तो भी क्या होगी वैल्यू 1, सब की वैल्यू 1। सेम यही 10 में भी ऐसे ही चलेगा। 10 में भी अगर बात करोगे कि 10x अपॉन एक्स या x अपॉन 10x, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x अपॉन 10x,
और या फिर इसकी वैल्यू भी 1, या फिर इन्वर्स में भी अगर बात करोगे तो भी उसकी वैल्यू 1, कि tan इनवर्स x अपॉन x या x अपॉन tan इनवर्स x। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये याद करा दिया गया कि भाई ये फार्मूले हमने पढ़े थे, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या यही फार्मूला जो है वो कॉस में भी अप्लाई होता है क्या? कॉस में ऐसा कुछ यूज होता है क्या? कॉस एक्स अपॉन एक्स? नहीं, कॉस में कॉस एक्स अपॉन एक्स नहीं होता 1, उसमें सिर्फ कॉस एक्स होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स 1 हो जाता है, क्योंकि एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं तो कॉस 0 खुद ही 1 दे देता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें नहीं होता है ऐसा, सिर्फ साइन में और टेन में होता है। अब जरा देखो क्वेश्चन इसके देखते हैं किस टाइप से पूछे गए हैं, और इजी है, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। एफ एक्स इक्वल टू हमको गिवन है साइन 2x अपॉन एक्स, साइन 2x अपॉन एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ यहाँ पे 1 वेन एक्स इक्वल टू 0, और हमको चेक करके बताना है, चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। बताओ क्या ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या? चेक करें। क्यों नहीं है, क्या रीजन होगा इसका? x इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 पे देखो राइट हैंड लिमिट हमने फॉर्मूला जो अभी देखा था कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो जैसे ही हम बात करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 की, तो साइन 2x है और अपॉन में x है, तो इसको 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल ऊपर है वही एंगल जब नीचे होता है तभी उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, और यही जो है वो राइट हैंड लिमिट भी देगा और यही जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट भी देगा। दोनों इक्वल है ना, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे दोनों पे यही फंक्शन लेना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पे 1 दिया है। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है क्या? राइट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल आ रही है, यानी फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम इसमें कि क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और इसका आंसर बताओ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो दी हुई है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर 2 है, ये कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 0। चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्यों कॉन्टिन्यूस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल आएंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एक ही मिलने वाली है, एक ही फंक्शन से मिलेगी। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन एक्स चाहे राइट का निकालो लेफ्ट का निकालो 1 आएगा, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 आएगी, तो ये 2 हो गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 भी 2 आ रहा है, दोनों 2 हो गए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज टाइप में है, वो भी लिख लेते हैं, कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है इनकी एल्जेब्रा? कि अगर हमने दो फंक्शन ले लिए
दोनों फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हैं, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हमने सपोज कर लिए, लिख लेते हैं। सपोज टू फंक्शन y equal to fx and y equal to gx be two real function continuous at x इक्वल टू k पर। जो दोनों फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या a पर कॉन्टिन्यूस है, k जो है वो कोई भी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, देन अगर हम इनको प्लस कर देते हैं, अगर हम इनको दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर आप प्लस करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। दो फंक्शन को प्लस करेंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अगर दोनों, और उनको अगर प्लस करते हैं तो वो क्या होगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर वन, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर प्लस की बात कर ली है तो अब हम माइनस की बात कर सकते हैं कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो भी वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे एक्स इक्वल टू के पर। उनका मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू के पर। क्या उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू के। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो g ऑफ k है, यहाँ लिख लेते हैं प्रोवाइडेड g ऑफ k जो है, क्योंकि k रखोगे तो g ऑफ k डिनोमिनेटर में आएगा, वो क्या नहीं होना चाहिए, बोलो। जो g ऑफ k है, जो डिनोमिनेटर में g ऑफ k है, वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। क्योंकि अपॉन वाले को तो हम हमेशा यही अपनी आदत बना चुके हैं कि अपॉन में जब भी कोई फंक्शन हमको दिखता है तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो गई तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अपॉन वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ आगे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कोई फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब वो फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब कहेगा बताओ कि ये कॉन्टिन्यूस है क्या, तो क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे कि साइन एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो एडिशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो दो फंक्शन का एडिशन जो है वो हमेशा, जो अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या दे देंगे, कॉन्टिन्यूटी दे देंगे, तो कॉन्टिन्यूस होंगे वो दोनों, ठीक है। क्लियर हो रही है बात ये। अब देखो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और एक दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ई टू द पावर माइनस वन बाई टू वेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमें चेक करना है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। कैसे चेक की जाए बताओ, बताओ। इस तरह के फंक्शन क्या हमने कभी
देखे हुए। इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मॉड का तो कोई काम हुआ नहीं। बस हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का बन रहा है। जो हमने लिमिट्स हमने बार बार बोला ना कि लिमिट्स का आइडिया होना ज़रूरी है, तो ये लिमिट्स के उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि जिसमें हमने अगर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो यहाँ पुट करो तो देखो फॉर्म कौन सी बन रही है। x की जगह पे ज़ीरो, यहाँ 1 की पावर कॉट ज़ीरो, और कॉट ज़ीरो क्या होता है? cos x की पावर cot स्क्वायर x ये यहाँ पर है। और अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे ज़ीरो पुट करता हूँ, x टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। अब 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या होता है? 1 की पावर इन्फिनिटी में याद है 1 की पावर इन्फिनिटी का केस कराया गया था। लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx, ये बताया गया था लिमिट्स में कि अगर कोई फॉर्म है, इसको मैं याद दिला देता हूँ कि अगर फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी बनती है तो हम कैसे चेक करते हैं। तो ये फॉर्मूला था लिमिट x टेंडिंग टू ए fx की पावर gx, fx की पावर gx अगर हमारे पास कोई दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब x की जगह पे a रखेंगे तो तो यहाँ पर x की जगह पे हम रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। fx जो है वो 1 होना चाहिए और gx जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का केस होता था तो हम क्या करते थे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू fx माइनस 1, gx इंटू fx माइनस 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू fx माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते थे। ठीक है, लिमिट्स चैप्टर में जाके उसको रिवाइज करना पड़ेगा हमको। ये फॉर्मूले का प्रूफ भी आपको पहले बताया जा चुका है, अभी आपको इसको याद रख लेना है। प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं कि प्रूफ कैसे किया गया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं उसके पुराने, वो सब में लिमिट्स में ये सब मिलेगा आपको, तो आप चाहे तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं जरा। तो क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो cos x की होल पावर cot स्क्वायर x। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन गई, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो gx, तो gx क्या है? cot स्क्वायर x इंटू fx क्या है? cos x और माइनस 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इसमें कोई प्रॉब्लम? भाई हमने कंपेयर कर दिया ना कि fx क्या है और gx क्या है, तो जो नीचे दिया है ये fx है और ये gx हो गया। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x माइनस 1, और cot को अपॉन में ले गए तो ये बन गया tan स्क्वायर x। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है? क्या ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है? अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना पड़ेगा हमको। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो cos x का माइनस साइन x, 1 का 0 हो गया, और tan स्क्वायर x का 2 tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, चेन रूल में हमने पढ़ा हुआ था। अब साइन से साइन क्या कट हो सकता है क्या? अगर हम 10 को हमने साइन अपॉन कॉस कर दिया तो माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इनटू में क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा कॉस साइन साइन कट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? ई की पावर, अच्छा अब अपॉन में क्या जीरो का टेंशन खत्म हो गया?
क्या अब अपॉन में 0 मिलेगा क्या हमको, क्योंकि ये बन गया -1/2 और cos 1/, cos को चाहे ऊपर ले जाओ या यहीं रखो, तो ये बन गया sec क्यूब x। sec स्क्वायर पहले से था, 1/cos sec होता है तो sec क्यूब हो गया। क्या अब यहाँ पर अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है क्या, तो आंसर होगा नहीं बन रहा। न्यूमरेटर में कहाँ 0 दिख रहा है, वहाँ तो 1 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर सीधे क्या ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट। जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट ले लिया तो क्या बन जाएगा, e की पावर -1/2, यही तो बनेगा, क्योंकि sec 0 तो 1 दे देगा। तो ये बन गया हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है, e की पावर -1/2। और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने निकाला तो ये भी वही आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों ही वैल्यू जो है वो e की पावर -1/2 दे रहा है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू किस पे चेक कर रहे थे, 0 पे। तो ये भी वैल्यू क्या मिल गई, e टू द पावर -1/2। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों इक्वल हो गए। और अगर ये तीनों इक्वल हो गए और फाइनाइट वैल्यू दे रहा है e की पावर -1/2, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पता है e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो ये काउंटेबल है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कुछ याद आई बातें वो पुरानी। तो कई सारे फॉर्मूले हैं लिमिट्स में जो हमको याद रखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि हमने क्या क्या किया हुआ है पहले का। तो वो हमारी ड्यूटी है, हम सारा जब रिवाइज कर लेंगे तो फिर कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आधे से ज़्यादा पार्ट लिमिट्स के जितने भी टाइप्स थे, जितनी भी वैरायटी थी, वो सारा का सारा इसमें। एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एनसीईआरटी में इतना खास कुछ है ही नहीं। लेकिन जेई लेवल में हमने जो लिमिट्स में जितने भी टाइप किए हुए थे वो सारे अब यहाँ पर काम आएंगे। तो आपकी ड्यूटी यही है कि आप जो है वो लिमिट्स को अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके।